वो केवल और केवल घोषणाएं करते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे। मैं वचनबद्ध होकर कहता हूं इस नैना देवी के प्रांगण में, इस माँ भगवती के प्रांगण में, हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रांगण में, कि जितनी भी घोषणाएं हमने करी हैं, जितनी भी हमारी सरकार ने घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाएं धरातल पर आएंगी, सारी धरातल पर आएंगी, सारे शासनादेश निकलेंगे। और हम कोई घोषणा ऐसी नहीं कर रहे हैं जो हवा हवाई हो। हमने पहले सारे ऑब्जर्वेशन कर लिए हैं, सारे आकलन कर लिए हैं, सारी गणना कर ली है, हमने वित्त का भी हिसाब लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर आकर घोषणाएं कर रहे हैं, और जो घोषणाएं करेंगे वो घोषणाएं पूरी होंगी। और जितने भी हमने यहाँ शिलान्यास किए हैं वो सारे के सारे शिलान्यास पूरे होंगे, उनके लोकार्पण होंगे। जो हमने काम शुरू किए हैं वो काम पूरे होंगे। हमने कहा है, हमने अधिकारियों को भी कहा है, पूरे प्रदेश के अंदर आप सब लोगों के बीच में से बार बार ये बात आती थी कि अधिकारीगण हमारी बात नहीं सुनते हैं, जनता की सुनवाई नहीं होती है, हमारे प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। उसको लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कुछ जरूरी जो काम थे, चाहे वो परिवर्तन के रूप में हो या अन्य रूपों में, हमने किए हैं। हमने कहा है 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं। हमने कहा है सबसे पहले हम सभी चीज़ों को, जो जनता के काम हैं, जनता की समस्याएं हैं, जनता की आवश्यकताएं हैं या जनता की ज़रूरतें हैं, उन सब के लिए हम पहले नंबर 1 पर सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी कि अगर कोई भी काम हमारे अधिकारियों के पास आएगा, हमारे प्रतिनिधियों के पास आएगा, तो उसका हम सरलीकरण की प्रक्रिया करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम उसको समाधान की ओर ले जाएंगे। यानी कि अगर कोई काम आया है उसका सरलीकरण करना है, सरलीकरण करने के बाद उसका समाधान करना है, और जब उसका समाधान हो जाएगा तो उस पत्रावली का निस्तारण करना है। यानी कि वो पत्रावली पूरी तरह से समाप्त कर देनी है। यानी कि काम हो गया, पत्रावली पूरी हो गई। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मैंने कहा है कि कई बार हमने कहा है सरलीकरण करेंगे, समाधान करेंगे, निस्तारण करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला काम आया और काम आने के बाद कह दिया कि नहीं, ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो असंभव है, और उसका निस्तारण कर दिया। हमें इस प्रकार के निस्तारण की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम रास्ता निकालेंगे, हम समाधान करेंगे, उसका सरलीकरण करेंगे और उसके बाद उसका निस्तारण करेंगे। इसी प्रकार से आप सब लोगों के बीच में से लगातार ये बात आती थी कि हम दफ्तरों में जाते हैं तो अधिकारीगण मिलते नहीं हैं। हमने कहा है प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारीगण अपने दफ्तरों में मिलेंगे और वो जनता की सुनवाई करेंगे। हम तहसील दिवसों को भी फिर से लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बहुत समय से ये तहसील दिवस हमारे संचालित नहीं हो पाए, उन तहसील दिवसों को भी संचालित करेंगे। हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं, उसमें से कुछ फैसले हमने आप सबके इस क्षेत्र में, जो यात्रा है, पर्यटन का सीजन है, जो यात्रा का सीजन है, वो यात्रा इस बार चल नहीं पाई। पिछले 1.5 साल से लगातार यात्रा में व्यवधान आ गया। कोरोना महामारी के कारण से बड़ा संकट सभी के सामने पैदा हो गया। उसको लेकर हमने लगभग 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले, और नौकायन के क्षेत्र में कार्य करने वाले, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे भाइयों के लिए कि उनका कुछ सहायता के रूप में, वैसे सरकार के पास भी इस समय चूंकि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की भी ठीक से संचालित नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे निगम हमारे आज जो है कहीं कहीं पर वेतन भी हमारे लोगों को देना बहुत कठिन काम हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा ये हमारी सरकार ये आप सबकी सरकार है। ये सरकार आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी, आपके साझीदार के रूप में काम करेगी, आपके एक सहायक के रूप में काम करेगी। इसलिए हमने इसमें 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसमें नैनीताल जनपद में नैनी झील, नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल एवं सड़िया ताल के अंतर्गत बोट नवीनीकरण हेतु 1000 लाभार्थियों को 2021 और 22 हेतु छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जो 630 रिवर गाइड्स व 549 बोट संचालकों को भी 10,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार से जो होटल वाले हैं, छोटा व्यवसाय करने वाले हैं, उनको भी इस योजना का सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी आशा बहनें हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, टेक्नीशियन हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी को भी हमने जो है एक पैकेज 205 करोड़ रुपए का उनको दिया है। उनको भी उनके माध्यम से 10-10 हजार रुपए की धनराशि अगले 5 महीनों में उनके सभी के खातों में आने वाली है। इसी प्रकार से अभी मैं देख रहा था हमारी आजीविका से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, जो बहुत अच्छा कारोबार कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई मसाले बनाती हैं, कोई दलिया बनाती हैं, कोई जो है अचार बनाती हैं, कोई मुरब्बा बनाती हैं, कोई बकरी पालन का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का काम करती हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई हथकरघा का काम करती हैं। यानी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता, हमारे ग्राम संगठन, हमारे क्लस्टर के माध्यम से उन बहनों को एक बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने 18 अगस्त को उन सभी के साथ हमने बात की थी और उसमें हमने सभी को कि उनका इस कोरोना महामारी के दौरान उनका कारोबार प्रभावित न हो, उन्होंने जो सामान बनाया है उसको बिकने में परेशानी हो गई, या वो अपने यहाँ रॉ मटेरियल ले आए लेकिन सामान नहीं बन पाया, बाजार उनको उपलब्ध नहीं हो पाया, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और उसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था करी है, जिससे कि उनको ऋण में जो है किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमने बहुत सारे काम अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हमने कहा है कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को हम एक एक टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी में जो राजकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसके कारण से पढ़ने में उनको परेशानी हुई है, उनके माँ बाप इतना बहन नहीं कर पाए, उन सभी को टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे। और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी और छात्र छात्राओं को, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख होगी, उनको भी हम टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे। खेल के क्षेत्र में अभी हमने जो खेल के क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज जो रायपुर का, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए आगे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम उनको एक स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। प्रदेश के अंदर जो खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता पहले 225 रुपये होता था, 225 रुपये किया गया, पहले कम था। अभी इसी प्रकार से 18 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के 50-50 बालक बालिकाओं को उनकी खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। महिला खिलाड़ियों के कौशल विकास हेतु जनपद उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने का हमने प्लान किया है। नेशनल गेम्स में बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं, जब वो पदक विजेता बन जाते हैं या अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो उनको सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी आ जाती हैं, बहुत सारा उनको इनाम मिलने लगता है। लेकिन उससे पहले उनको बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अभावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लाएंगे, जिसमें नई खेल नीति में उनके सभी प्रकार की चीज़ों को समावेश किया जाएगा। उनको खेलने जाने के लिए उनको जो है उनका किराया दिया जाएगा, उनके लिए जो खाने की व्यवस्था है वो खाने की व्यवस्था की जाएगी, अन्य प्रकार की जो भी उनके लिए जो जरूरत होती है उन जरूरतों को खेल नीति में पूरा किया जाएगा। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को, एशियन कॉमनवेल्थ ओलंपिक पदक विजेताओं को भारतीय सरकार सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए कोच इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। जो देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे तमाम काम हम लोगों ने अभी शुरू किए हैं। इसी के साथ साथ प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की भी जो है हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हम सभी, चूंकि जगह जगह पर छात्रों के लिए शौचालय होता है, छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होता, अलग से उनके लिए शौचालय बनाने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। 8 नए महाविद्यालय बनाए जाएंगे। अभी जगह जगह से मांग उठी है कि जगह जगह पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर महाविद्यालय नहीं है, यहाँ महाविद्यालय नहीं है, और महाविद्यालय है तो पीजी कॉलेज नहीं है। उनको ध्यान में रखते हुए हम इसी सत्र में 8 नए महाविद्यालय बनाएंगे और 7 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर के रूप में उच्चीकरण किया जाएगा, और ये सारे के सारे इसी साल चलाए जाएंगे। जनपद हरिद्वार और जनपद उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है, और जल्दी ही जो है
मेडिकल कॉलेज वहां पर बनाया जाएगा। आपने देखा होगा कि कोरोना तीसरी लहर की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही है, और हमने कहा है कि हम किसी भी प्रदेश के एक एक की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जान माल से किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा पिछले दिनों हरिद्वार में जब कांवड़ यात्रा चलाने की बात आई थी, तो कांवड़ यात्रा के लिए तमाम जगह से कांवड़ियों का भी था और बड़ा श्रद्धा और आस्था का विषय था। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि सभी जगह लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग यात्रा में आएंगे, हरियाणा के लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, दिल्ली के लोग आएंगे, मध्य प्रदेश के लोग आएंगे, और वहां से लोग आना चाहते हैं। मैंने कहा हम भी चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो, लेकिन हमारे लिए उससे भी बड़ी बात हमारे एक एक लोगों की जान माल की सुरक्षा है। तो उनकी देखरेख करने का काम अब सरकार के द्वारा किया जाएगा, और हमने उसके लिए वात्सल्य योजना शुरू करी है, जिनसे कि उन बच्चों का भविष्य आगे चलकर कहीं अपने माँ बाप की कमी के कारण से रुक न जाए। उसके गार्जियन के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में सरकार काम करने वाली है। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण हेतु हमने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। टीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 51,000 की है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अभी 207 प्रकार की जांचें हमने निःशुल्क करने का निर्णय किया है अब सारे सरकारी अस्पतालों में। क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता था कि छोटी कोई बीमारी हो रही है और बहुत दिनों तक हम इसलिए जांच नहीं करवा पाते थे कि पैसों का अभाव था, घर में इतने प्रकार के साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। उनको ध्यान में रखते हुए 207 जांचें अब सरकार के सभी हॉस्पिटलों में जहां जांच की सुविधा प्राप्त है वहां पर निःशुल्क कराने का हमने निर्णय किया, आगे से निःशुल्क रूप से होंगी। हमारे ग्राम प्रधानों का जो मानदेय है वो मानदेय पहले 1,500 रुपये मिलता था। विभिन्न क्षेत्रों से हमारे ग्राम प्रधानगण लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि हमारा ये मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमने उनको ध्यान में रखते हुए उनका मानदेय 3,500 रुपये कर दिया है। अब उनको आगे से 3,500 मानदेय मिलेगा। इसी प्रकार से हम उत्तराखंड के शहीदों को कभी नहीं भूल सकते, जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। उस आंदोलन में सबने बड़ी भूमिका की, हमारे आंदोलनकारियों का भी बड़ा योगदान है। और मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, खटीमा, जहां पर 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ था, वहां पर सबसे पहला गोलीकांड खटीमा में हुआ था। तो मैं निश्चित रूप से उन शहीदों को नमन करते हुए हमारे आंदोलनकारियों की जो पेंशन मिलती है उस पेंशन को हमने कहा है कि उनके आश्रितों को भी आगे उसी प्रकार से दी जाएगी, पति या पत्नी को लगातार वो पेंशन भी उनके लिए हम जारी करेंगे। अभी हमारे सैनिकों के लिए, चूंकि सैनिकों का हमारे सेना में जाते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए पहले सीडीएस और एनडीए उनकी जब उसमें सिलेक्शन हो जाता था, यानी कि वो फौज में भर्ती हो जाते थे, उसके बाद उनको कुछ सहायता राशि दी जाती थी। अब हम लोगों ने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया है कि अब उनको 50,000 रुपये की सहायता राशि एक एग्जाम पास करने के बाद तैयारी करने के लिए सरकार देगी। इसी प्रकार से जो लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, समूह ग और ख और सिविल सर्विसेज की परीक्षा, उसमें जो मेन एग्जाम पास कर लेंगे, उस मेन एग्जाम के पास करने के बाद उन बच्चों को भी हम 50,000 रुपये की धनराशि उनको प्रदान करेंगे। इस कोरोना महामारी के दौरान 1 साल का समय, 1.5 साल का समय हमारे सभी छात्रों का, हमारे युवाओं का, बेरोजगार भाइयों का जो 1 साल का समय खराब हो गया है। कोरोना महामारी में बहुत सारी परीक्षाएं हमारी आयोजित नहीं हो पाई हैं, उनको भी हम लोगों ने तय किया है कि 1 साल की समय सीमा में वृद्धि करेंगे, यानी कि 1 साल उनको छूट प्रदान करेंगे।